नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाला 3M में। और आज की कहानी है लकड़ी की काठी। घर अभी से खाली खाली लगने लगा था। कल सुबह आरव भैया को नोएडा के लिए निकलना था। इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका एडमिशन जो हो गया था, साथ ही पीजी का इंतजाम भी हो चुका था। पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ खाने पीने और पढ़ाई का माहौल सब एकदम बढ़िया है, बस फर्नीचर थोड़ा कम है। और मुझे लगता है कि इस बहाने पापा मम्मी अपने लाडले बेटे के साथ घर का कुछ सामान भी भेजना चाहते हैं। इस वक्त हमारे बरामदे में वो सारा सामान इकट्ठा हो रहा था जो मिनी ट्रक में भर के जाने वाला था। पापा यहाँ वहाँ टहलते हुए कभी बेंच की कुर्सियाँ वहाँ रखते और कभी मच्छरदानी, तो कभी टेबल लैंप, रेडियो और अलार्म क्लॉक। बीच बीच में मम्मी अपनी आंखों को पोंछ लेती और अलग आकार के कैसरोल और डिब्बे सलीके से जमाती जाती। फिर किसी से हटते हुए मैंने कमरे में नजर दौड़ाई। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिसके लिए मैं अपनी 13 साल की उम्र में कई तरह की 100 और 1000 मन्नतें मांग चुका था। कल से ये कमरा सिर्फ मेरा होने वाला था। मेरे अंदर तो बड़ी अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी और ये मेरी हमेशा की तमन्ना भी रही थी। मुझसे केवल 4 साल बड़ा आरव भैया मुझ पर इतनी दादागिरी चलाता था कि बस क्या बताऊं। अब मैं टीनेजर हो गया था यार, लेकिन फिर भी उसके सामने मुझे बस बच्चा ही समझा जाता था। कभी कभार जब ये मन का गुबार मुझे समझ ही नहीं आता था तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं ये सब अपनी डायरी में लिख लिया करता था कि काश आरव भैया इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में हमेशा के लिए रहने लग जाए, या उसकी जल्दी से कहीं नौकरी लग जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए कि वह बस घर से चला जाए और मैं मजे से अकेला रहूं। और जब डायरी में लिखने का मन नहीं होता तो अपनी भड़ास मम्मी पापा के सामने उतार देता। आप लोग तो बस भैया से ही प्यार करते हो, वह मुझ पर हमेशा धौंस जमाता है और आप उससे कुछ कहते ही नहीं, मुझे ही समझाते रहते हो। लेकिन आज आखिरकार मेरा वो सपना पूरा होने वाला था। मैं अक्सर देखा करता था कि इस कमरे की दीवारों पर सिर्फ मेरी पसंद के पोस्टर्स हों, हर तरफ बस मेरा ही सामान फैला हुआ हो और मैं फुल वॉल्यूम पर मनपसंद म्यूजिक लगाकर दोस्तों से फोन पर बात करता रहूं। यही सोचते हुए मैं सचमुच अध खुले बेड पर छलांग मार बैठा। वही बेड जिस पर भैया अपनी चीजें रखा करता था, शेविंग किट, डियो, किताबें, कपड़े और जूते वगैरह। मैं पलंग पर बैठकर जोर जोर से पैर हिलाते हुए उसे देखने लगा। तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने देखा दीवार से सटी हुई लकड़ी की स्टडी टेबल पर बैठकर भाई कुछ सोच रहा था। 2 छलांगों में मैं भी वहीं पहुंच गया और उस पर अपना हाथ रख दिया। मैं जताना चाहता था कि अगर वह इसे ले जाने वाला है तो मैं उसे रोकने वाला हूं। अब हम दोनों चुनौती की मुद्रा में आमने सामने खड़े थे। एक बार फिर ये टेबल मेरे और भैया के रिश्ते के बीच में आ खड़ी हुई थी। कमरे के बीचों बीच खुला पड़ा बैग, पलंग पर कपड़ों की ऊंची नीची गड्डियां, जूते के जोड़े, किताबें, गिटार और उसकी खामोशी। मेरा तन मन अपनापन सब वहीं ठहर गया था। लेकिन हमारी हथेलियों के स्पर्श ने कुछ बदलना शुरू कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, वो भी आंखों में आंखें डालकर, जैसे सीधी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हो। भैया की जाने की खबर के बाद यह कमरा जो थोड़ा अस्त व्यस्त और उदास लग रहा था, अब अचानक एक बॉक्सिंग रिंग में बदल गया था। मुझे ना 1 साल पहले का वक्त याद आने लगा था। हमारे रिश्ते के कैरम बोर्ड पर सरकती गोटियां फिर से मेरी यादों में सजीव उठी थी। मैं 11-12 साल का था और आरव भैया 15-16 के। एक दिन मैं होमवर्क कर रहा था कि उनकी डिमांडिंग आवाज आई, नील 1 गिलास पानी तो लेकर आना जरा। मैंने गर्दन उठाई तो भैया मजे से पलंग पर पेट के बल लेटे हुए किसी किताब में डूबे हुए थे और मैं भी पढ़ ही रहा था। भैया मैं भी पढ़ रहा हूं। दांतों के बीच पेन दबाए मैं झुलझुला गया। वह सीख गए। भैया बोले, अब 16 की पढ़ाई भी पढ़ाई नहीं होती क्या, जल्दी से पानी ला। यह आजमाना भैया की पुरानी आदत थी। मैं कसमसाया पैर पटकते हुए किचन की ओर चला गया। मैंने चरमराते हुए फ्रिज खोला, गुस्से में बोतल से पहले खुद पानी पिया, फिर वापस ले जाकर भैया को दे दिया। भैया ने मुझे गौर से देखा और फिर पानी गटकते हुए बड़ी नरम सी आवाज में बोले, बेटा कबीर का टिफिन तो निकाल देना, वह अभी बच्चा है। ये सुनने के बाद मैं हैरान था और मैंने भैया की ओर देखा। मुझे अचानक समझ आया कि भैया की वजह से ही वह बदमाश कबीर इन दिनों सीधा हो गया था।
मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और हम दोनों मुस्कुरा दिए। फिर धीरे धीरे उनकी आदतें बदलने लगी। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहारना, टी शर्ट की स्लीव चढ़ाकर अपने बाइसेप्स को दिखाना और गिटार ट्यून करते वक्त अपनी भारी सी आवाज में मेटालिका के गाने गुनगुनाना। मुझे ये सब पहले बोरिंग नहीं लगता था। फिर एक शाम दरवाजे पर किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आई। पापा बोले, अरे इसे अंदर लाओ। गेट पर कुछ मजदूर खड़े थे और उनके हाथ में थी एक चमचमाती हुई स्टडी टेबल। उस स्टडी टेबल को देख के ना मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। क्या पापा सचमुच मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए थे? उम्र के साथ खुशियों के मायने भी बदलते रहते हैं। कभी मम्मी की गोद, कभी पापा के कंधे, कभी चॉकलेट, खिलौने, तो कभी दोस्तों के साथ तेज साइकिल चलाना। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब मिलती थी जब भैया से ज्यादा अहमियत मिलती थी। वो टेबल गहरे भूरे रंग की थी, उस पर फूल पत्तियों की नक्काशी भी बनी हुई थी। ऊपर से पेन स्टैंड, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, पोस्टर पेपर, कलर बॉक्स सजाए जा सकते थे। नीचे बैग रखने की जगह और सबसे खास दराज जिसमें चाबी लगती थी। मैं उसे लॉक भी कर सकता था। मैं खुशी से उछल पड़ा और पापा से लिपट गया। जिस शक में मैं अक्सर रहता था कि पापा मम्मी भैया से ज्यादा प्यार करते हैं, वो आज टूट गया था। लेकिन तभी मैंने देखा भैया आराम से अपना सारा सामान उसी टेबल में रखने लगे। मेरा चेहरा गर्म हो गया और मेरा बदन कांपने लगा था। क्या वो मुझे मिला गिफ्ट हथियाना चाहते थे? और मैं ऐसा होने नहीं देने वाला था। हम दोनों भाइयों के बीच झगड़ा होना एक आम बात थी और दोस्ती भी जल्दी हो जाया करती थी। लेकिन इस बार उसने मेरी मेज पर हाथ डालकर मेरी आत्मा को चोट पहुंचा दी थी। मैं जोर से चिल्लाया, भैया टेबल से अपना सामान हटा लो फौरन। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए और वहां किताबें रख दी। मैं उन पर कूद पड़ा। धक्का मुक्की, मारपीट, पापा मम्मी की चीखें, सब कुछ एक साथ होने लगा। आखिरकार मैं दराज की चाबी खींचकर घर से बाहर भाग गया। शाम गहराने लगी। मैं मेन रोड की तरफ चला गया ताकि पापा मुझे आसानी से ढूंढ ना सके। भूख, थकान, सर का दर्द, सब कुछ था, लेकिन असली दर्द दिल में था। तभी पापा की आवाज आई, नील बेटा। भैया भी पापा के साथ खड़ा था। पापा ने मुझे सीने से लगा लिया और हम घर लौट गए। रात को मैंने देखा टेबल पर भैया का सामान नहीं था। शायद पापा मम्मी ने समझाया होगा। भैया खिड़की की ओर मुंह करके लेटे थे। मैं सोने का नाटक कर रहा था। मेरे मन में जलन भी थी और गर्व भी। अगली सुबह जब पापा उठे तो पापा ने पूछा, टेबल जाएगी क्या? मैं बोल ही पड़ा कि भैया ने कहा यहीं रहेगी। फिर उसने अपने दिल की बात कही थी कि उसे भी हमेशा नजरअंदाज ही किया गया था। तब मुझे समझ आया कि बड़े होने का दर्द आखिरकार क्या होता है। हम दोनों ही हंस पड़े और फिर जमीन पर गुत्थम गुत्था हो गए। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। हम जल्दी नई कहानी के साथ लौटेंगे और आपसे जल्दी रूबरू होंगे। धन्यवाद।